दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेजर कल्चर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर है हमारे, ये जून के सेकंड वीक के है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी जो डिस्कशन का पहला टॉपिक है वह एससीओ। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत ने पाकिस्तान के साथ में सैन्य अभ्यास किया है, जबकि भारत कभी भी अपने जो दुश्मन देश है उनके साथ में कोई सैन्य अभ्यास नहीं करता है, क्योंकि उनके साथ में वो वास्तविक लड़ाई करता है। तो समझेंगे आखिर भारत पाकिस्तान के साथ में सैन्य अभ्यास क्यों करता है। दोस्तों ये जो एससीओ है, जिसको बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 2001 में हुई थी। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहां पर है? चीन के शहर बीजिंग में। एंड ये जो पूरी एससीओ है इसमें 8 कंट्री शामिल है। इसमें क्या है? 8 कंट्री शामिल है। आइए हम कंट्री को एक बार देख लेते हैं। ये दोस्तों हिंदी में इसकी स्लाइड्स है। ये दोस्तों ये जो 8 कंट्री है एससीओ के अंदर, आप देख पा रहे हो वह इस प्रकार है। ये जो आप देख रहे हो ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये रूस है, ये कजाकिस्तान है, ये तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान और ये उज्बेकिस्तान। ये 8 जो कंट्री है ये इसके एससीओ के सदस्य देश है। ऑलराइट, अभी जो एससीओ है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एससीओ है इसके 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ऑर्गन होते हैं। 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। ये जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये कौन कौन से ऑर्गन है इसके? एक तो होता है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, एक होता है रैट। ये जो रैट है इसका मीनिंग है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि कहां पर लोकेटेड है? ताशकंद में लोकेटेड है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल है ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। अब दोस्तों ये जो एससीओ है, ये जो स्टेट ऑफ हेड काउंसिल है, इसका जो वर्क होता है वह होता है इस पूरी जो संस्था है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, इनकी जो पूरी पॉलिसी होती है उसको फॉर्मेशन करना। वहीं जो रैट होता है जिसको बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका जो काम होता है, इसका काम है जो टेररिज्म होता है, टेररिज्म से फाइट करना, जो एक्सट्रीमिज्म होता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता है, उसको डिफीट करना। एंड जो सेपरेटिज्म होता है कि हम अपनी कंट्री बना लेंगे, उसको भी क्या करना है? उसको काउंटर करना है। ये इसके 3 मुख्य काम होते हैं। और चूंकि इसका काम है टेररिज्म से फाइट करना, तो उसी के तहत भारत पाकिस्तान क्या करते हैं? इसमें इसकी जो एक्सरसाइज होती है टू डिफीट द टेररिज्म, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यही रीजन है कि भारत पाकिस्तान के साथ में सैन्य अभ्यास क्यों करता है। ओके, तो दोस्तों अगर बात बताऊं, जो ये एससीओ है, एससीओ की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसकी 2 ऑफिशियल क्या है? लैंग्वेज है। 2 ऑफिशियल क्या है? लैंग्वेज है। वो जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, एक है रशियन और एक है चाइनीज। ये 2 इसकी क्या है? ये दोनों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत ने, इंडिया ने 2017 की अस्ताना समिट में इस एससीओ को ज्वाइन किया था। 2017 की अस्ताना समिट में इसको ज्वाइन किया था। भारत के साथ में पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया था। ओके,
अब दोस्तों ये जो एससीओ है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इस स्लाइड्स को देखिए, आपसे पूछ सकता है कि एससीओ के मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं। एससीओ के मेंबर कंट्री के बारे में पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो रैट का मैकेनिज्म है, रैट का मैकेनिज्म किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, आपसे पूछ सकता है इन कंट्री की लोकेशन वाइज क्वेश्चन, इन कंट्रीज की लोकेशन पूछ सकता है, जैसे कि ये रशिया है, ये क्या है, ये रशिया है, ये चाइना है, ऐसे डिफरेंट कंट्रीज की लोकेशन आपसे पूछ सकता है इसमें। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एससीओ था जो काफी चर्चा में था। आप इसको देखते रहिएगा, एग्जाम में पूरी संभावना है कि यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना अगला टॉपिक देखते हैं। ये दोस्तों एससीओ की एक जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल होती है, जहां पर जो इनकी पूरी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी ये समिट है। आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, ये रूस के राष्ट्रपति है, ये भारत के प्रधानमंत्री है, एंड वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ये पूरी क्या है, एससीओ समिट थी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों हमारी जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है वह है प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75I, इस प्रोजेक्ट को जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको अभी स्टार्ट किया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्या किया है, इसको अभी अप्रूव किया है। क्या किया है, इसको अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत 75I के तहत हम क्या करेंगे, 6 सबमरीन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। 6 सबमरीन्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। 6 डीजल अटैक सबमरीन को हम क्या करेंगे, उनको बनाएंगे। एंड इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो कितने, ₹43,000 करोड़। ओके, एंड ऐसा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमको पहली सबमरीन होगी वो 2030 तक मिल जाएगी। एंड दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I, ये फॉलो ऑन है किसका, प्रोजेक्ट 75 का। ओके दोस्तों एक बार थोड़ा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। अगर मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं, जो सबमरीन्स होती है ये बेसिकली क्या होती है, ये अंडर वाटर क्राफ्ट होती है। अंडर वाटर क्राफ्ट, जिस प्रकार जो एयरक्राफ्ट होता है वो एयर में फ्लाई करता है, उसी प्रकार जो सबमरीन होती है ये वाटर में मूव करती है। एंड ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी पर इस पूरी लाइफ में 3 चीज मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। पहला, एयर में फाइटर एयरक्राफ्ट, जमीन पर एक आर्मर्ड पर्सनल, वाटर के अंदर एक सबमरीन। इनसे डेंजरस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होता है। और ये जो सबमरीन्स होती है बेसिकली इनका पर्पस जो होता है ऑफेंसिव भी होता है और डिफेंसिव भी होता है। ऑफेंसिव भी होता है एंड डिफेंसिव भी होता है। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। दोस्तों अगर मैं सबमरीन्स की बात करता हूं, सबमरीन्स 2 प्रकार की होती है। सबमरीन्स 2 प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, कि वो किस फ्यूल को इस्तेमाल कर रही है। जो पहली सबमरीन होती है वो होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, डीजल बेस्ड इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सेकंड जो होती है जिसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूल। दोस्तों ये जो दोनों सबमरीन्स होती है, ये जो दोनों सबमरीन है, डीजल बेस्ड सबमरीन एंड न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन, इनकी दोनों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल डीजल सबमरीन, देखो कोई भी जो सबमरीन होती है उसकी वन ऑफ द, इसको इस्तेमाल हमेशा किया जाता है एडवांटेज के लिए, इनको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा एडवांटेज के लिए। दोस्तों कोई भी जो सबमरीन होती है इनको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सरप्राइज के लिए, कि किसी भी कंट्री को क्या कर दो, सरप्राइज कर दो। और ये सरप्राइज कैसे मेंटेन होता है, जब इसकी सीक्रेसी मेंटेन होती है, जब इसकी सीक्रेसी मेंटेन होती है। अगर ये सीक्रेसी रिवील हो जाती है, किसी को पता चल जाता है कि यहां पर सबमरीन मूव कर रही है, तो बहुत उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। ये जो डीजल सबमरीन है ये फ्यूल इस्तेमाल करती है डीजल, और डीजल में कंबशन के लिए क्या होता है, इसको ऑक्सीजन के लिए सरफेस पर आना पड़ता है। इसकी वजह से इसकी जो वाटर में स्टेइंग कैपेसिटी होती है वो बहुत लेस होती है। वाटर में स्टेइंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत लेस होती है, स्टेइंग कैपेसिटी बहुत लेस होती है। वही मैं बात करता हूं न्यूक्लियर सबमरीन की, तो
दोस्तों इनमें क्या होता है, इनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो होता है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें ये वाली सिचुएशन नहीं है कि इनको ऑक्सीजन के लिए सरफेस पर आना पड़ेगा। तो ये महीनों महीनों के लिए क्या हो सकती है, वाटर में रह सकती है। लॉन्ग स्टे इन वाटर, लॉन्ग स्टे इन वाटर। ओके, सेकंड पॉइंट दोस्तों जो है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियर डीजल सबमरीन होती है, इन डीजल सबमरीन में, ये जो डीजल सबमरीन होती है, इन डीजल सबमरीन की जो कॉस्ट होती है, इनकी कॉस्ट वेरी लेस होती है। ये काफी क्या होती है, लेस कॉस्टली होती है। वाइल जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन होती है, दे आर वेरी कॉस्टली, तकरीबन आप बोल सकते हो बिलियंस ऑफ डॉलर की आती है। ओके दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं, अगर देखें तो दोस्तों जो डीजल सबमरीन होती है इनकी कॉस्ट काफी कम होती है, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। एंड दोस्तों ये जो डीजल सबमरीन होती है, ये जो शैलो वाटर होता है, शैलो वाटर में काम करने के लिए बहुत अच्छी होती है। शैलो वाटर में दे आर वेरी इफेक्टिव, वाइल ये जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है, दे आर नॉट मच इफेक्टिव इन दी शैलो वाटर। अब दोस्तों इन्हीं के आधार पर अगर मैं बात करूं, भारत के अंदर जो सबमरीन है, हमारे पास डीजल सबमरीन के अंदर 3 क्लास की सबमरीन है। डीजल के अंदर हमारे पास 3 तरह की सबमरीन है जिनके डिफरेंट नाम है। एक होता है कलवरी क्लास, एक होता है सिंधु घोष क्लास, एक होता है शिशु कुमार क्लास। ये जो कलवरी क्लास सबमरीन है, ये जो कलवरी क्लास वाली सबमरीन है, इनको बनाया गया था प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। एंड ये सिंधु घोष क्लास, इनको हमने बाहर जो जर्मन और ब्रिटेन की टेक्नोलॉजी है उनके बेस पर इनको हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर ये तो हो गई हमारी डीजल सबमरीन। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर सबमरीन की, तो इंडिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है। न्यूक्लियर में हमारे पास 2 सबमरीन है। एक है हमारे पास INS अरिहंत, एक है हमारे पास में INS चक्रा। ये जो INS चक्रा है, इसको भारत ने रशिया से लीज पर लिया हुआ है। इट इज ऑन द लीज, ये रशिया से लीज पर लिया हुआ है। और ये INS अरिहंत, इसको भारत ने इंडिजिनियसली बिल्ड किया है। ओके दोस्तों, अब इन तीनों को मिलाकर, डीजल सबमरीन को एंड न्यूक्लियर सबमरीन को मिलाकर ऐसा बोला जाता है कि भारत के पास में तकरीबन 20 एक्टिव सबमरीन है। अब दोस्तों क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया कि सबमरीन की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री को जब चाहे जब डिफीट कर सकती है बाय मेंटेनिंग द सरप्राइज एलिमेंट। अब देखो क्या होता है दोस्तों कि कारगिल वार होता है 1919 में क्या होता है, कारगिल वॉर होता है। कारगिल वॉर के बाद में क्या होता है, हम प्रोजेक्ट 75 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको क्या करना था, हमको 24 सबमरीन्स बनानी थी, जो कि डीजल बेस्ड सबमरीन थी। ओके, इस प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 6 सबमरीन्स बना लिए। 6 सबमरीन्स को हमने क्या कर लिया, बना लिया है, जो कलवरी क्लास है। अब जो प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 आई जो है, वो इसी का क्या है, कंटिन्यूएशन है। इसी प्रोजेक्ट का क्या है, कंटिन्यूएशन है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला दोस्तों जो प्रोजेक्ट है, ये वाला प्रोजेक्ट इंडिया में पहला क्या होगा, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आधारित होगा। दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फॉरेन की कंट्री होती है, जो बड़ी बड़ी फॉरेन की जो कंपनी होती है, वो डोमेस्टिक कंपनी के साथ में क्या करती है, कोलैबोरेशन करती है, और उस कोलैबोरेशन में क्या करती है, इस सबमरीन को बिल्ड करेगी। ओके, और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा। इट विल बी अंडर दी मेक इन इंडिया। ओके, तो दोस्तों देखते रहिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है प्रोजेक्ट 75 आई क्या है, प्रोजेक्ट 75 क्या है। ओके, चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, ये प्रोजेक्ट 75 आई की हिंदी में स्लाइड्स है, आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको स्टडी कर लेना। ये सबमरीन से आप देख पा रहे हो, ऐसा बोला जाता है सबमरीन के बारे में
कि जो लोग बोलते हैं ना कि उनको किसी से डर नहीं लगता, खासकर जो बड़ी बड़ी कंट्री के जो लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि हमको किसी से डर नहीं लगता, लेकिन वास्तव में वह जो रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उनको भी सबमरीन का जब नाम आता है तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। ऑलराइट, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा एमकेसी लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड ये एक यूनिक ऐप है। इसके अंदर आप लाइव क्लास को देख सकते हो, इसके अंदर आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हो, और कमाल की बात यह है कि आपके अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए इफ अराइज, वैसे तो डाउट अराइज नहीं होता, यदि कोई डाउट अराइज भी होता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउट काउंटर पे सेंड कर सकते हो और अपनी क्वेरी को सोल्व कर सकते हो। और इस समय ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में चल रहा है, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सबमरीन है दोस्तों। हमारा जो अगला टॉपिक है डिस्कशन का वह क्या है, एक एंटी हेलगन। एंटी हेलगन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जैसे जो ओले पड़ते हैं, ये जो ओले होते हैं ये हमारी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होती है उसके लिए बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि उसको ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इन ओलों से बचने के लिए क्या किया है, हमारी जो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे ने इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक एंटी हेलगन को डेवलप किया है। ये एंटी हेलगन क्या करेगी, क्लाउड्स में शॉकवेव को जनरेट करेगी, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और जो ओला होता है, ओला नहीं पड़ पाएगा जमीन पर। ओके दोस्तों, इसको देखते रहना। आपसे पूछ सकता है कि एंटी हेलगन को डेवलप किसने किया है। ये एंटी हेलगन का पूरा आप देख सकते हो, ये किस प्रकार की होगी, यहां से शॉकवेव जनरेट होगी जो कि क्लाउड्स में जाएगी और क्लाउड्स को प्रिसिपिटेट करने से क्या करेगी, रोकेगी, वहां पर ये हीट जनरेट कर देगी। हीट से क्या होगा, जो भी प्रिसिपिटेशन होगी वो वाटर की फॉर्म में होगी, ना कि ओला की फॉर्म में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है डिस्कशन का वह है लामू पोर्ट। दोस्तों एक बार आप इस मैप को देखिए, ये अफ्रीका का मैप है। इस मैप में ये जो कंट्री आप देख रहे हो केनिया, जिसकी नेबरिंग कंट्री सोमालिया है, ये इथोपिया है, ये साउथ सुडान है, ये युगांडा है, ये तंजानिया है। इस केनिया कंट्री में यहाँ पर एक पोर्ट लोकेटेड है जिसका नाम है लामू पोर्ट, जिसका नाम है लामू पोर्ट। इस पोर्ट को, इस वाले पोर्ट को चीन जो है, चीन डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से यह चर्चा में था। ओके, आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि वेयर इज लामू पोर्ट। ओके, तो दिमाग में रखना कि जो लामू पोर्ट है, लामू पोर्ट कहां पर स्थित है, लामू पोर्ट केनिया में स्थित है। और केनिया में दोस्तों याद रखना माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो भी लोकेटेड है। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक। दोस्तों अभी क्या हुआ है कि जो यूएसए है, यूएसए की सरकार एंड उसकी सरकारी एजेंसियों के ऊपर जो साइबर हैकर होते हैं, उन्होंने एक साइबर अटैक किया है जिसको नाम दिया गया है सोलार विंड हैक। तो दोस्तों ये न्यूज में था, इसको देखते रहना, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि व्हाट इज सोलार विंड हैक, ये क्या था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। हमारी जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है वह क्या है, दा विंसी प्लस एंड वेरिटास। आप यहां पर देखिए, आप इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्या है ये दोस्तों हमारा पूरे सोलर सिस्टम का मैप है। अभी क्या हुआ है कि जो नासा है, नासा ने वीनस के लिए, जो वीनस प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए, वीनस प्लैनेट के जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए एंड उसका जो पूरी टोपोग्राफी है, सरफेस जो है, उसको स्टडी करने के लिए 2 मिशनों की स्टार्ट की है। वो जो 2 मिशन है उनका नाम है दा विंसी प्लस एंड वेरिटास। दा विंसी की मैंने यहां पर फुल फॉर्म लिख दी है, आप इसको देख लेना, ये वेरिटास की फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों, भारत ने भी है ना 2024 में प्लान किया है कि वह भी जो वीनस प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट पर अपना एक मिशन सेंड करेगा। उस मिशन का नाम होगा शुक्रियान, उस मिशन का नाम होगा शुक्रियान। तो देखते रहना। देखो दोस्तों एक बार इन प्लैनेट्स को भी देख लेते हैं। ये हमारा सन है, ये सन है। सन के बाद जो पहला प्लैनेट आता है उसका नाम होता है मरकरी। जो सेकंड प्लैनेट है ये वीनस। ये जो दा विंसी प्लस एंड वेरिटास है, ये दोनों इसी प्लैनेट पर भेजे जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक जो मिशन है वो स्टडी करेगा जो वीनस का एटमॉस्फेयर है, जो दूसरा मिशन है वो स्टडी करेगा जो वीनस की पूरी टोपोग्राफी है उसको वो स्टडी करेगा। दोस्तों इसके अलावा आप इस मैप में एक बार ये देख लीजिए, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट आपसे पूछ सकता है कि एस्टेरॉयड बेल्ट कौन कौन से प्लैनेट के बीच में लोकेटेड है। आप इसको देखिए, ये मार्स है एंड इट इज जुपिटर। इन दोनों के बीच में जो पूरी बेल्ट है, ये रॉकी ऑब्जेक्ट है जो प्लेनेट नहीं बन पाए, और जो पूरा सन होता है, सन का रिवॉल्व करते हैं। ओके, ये एस्टेरॉयड बेल्ट जुपिटर एंड मार्स के बीच में लोकेटेड है। एंड आप लोगों को ये बताना है कमेंट में कि हाईएस्ट जो मून है कौन से प्लेनेट के पास में है। ओके दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं डिस्कशन का।
दोस्तों हम हर किसी की लाइफ में एक मकसद होता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए हमको कुछ रिसोर्स चाहिए होते हैं, और अगर हमको जो रिसोर्स होते हैं वो एक अच्छी अप्रोच के साथ मिल जाते हैं जो हमको राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो हमारा जो रास्ता होता है बहुत सुहाना बन जाता है, आई मीन बहुत इजी बन जाता है। तो दोस्तों आपके डिफेंस जो आपका ड्रीम है उसको अगर हासिल करना है, आप एमकेसी पब्लिकेशन की बुक को इस्तेमाल कीजिए, इनको उसी अप्रोच के साथ में तैयार किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन का, हाल ही में क्या हुआ है, जो G7 कंट्री है। आप एक बार ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में ये जो आप येलो कंट्री देख रहे हो, ये कनाडा है, ये कनाडा है, ये है यूएसए, ये है यूके, जर्मनी एंड इट इज फ्रांस, और ये जो है ये है इटली, और ये वाली जो आप कंट्री देख पा रहे हो ये है जापान। दोस्तों ये जो 7 कंट्री है, ये 7 कंट्री मिलकर ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है G7, ग्रुप ऑफ 7। ये जो ग्रुप ऑफ 7 है G7, ये वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट रिच ग्रुप है, और तकरीबन जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसमें 60% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि इस ग्रुप की अभी ये वाली आप समिट देखिए, ये समिट लंदन में हुई है, जहां पर बेसिकली क्या है, इस ग्रुपिंग के जो कंट्री है उस कंट्री के सभी फाइनेंस मिनिस्टर इस समिट में शामिल हुए, और इस समिट में शामिल होने के बाद में इन लोगों ने एक डील को साइन किया जो कि बहुत ऐतिहासिक है अपने आप में, जिसमें क्या है, इन्होंने प्रपोज किया है कि पूरे वर्ल्ड में जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो क्या होना चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 15% होना चाहिए, तकरीबन क्या होना चाहिए, 15%। इससे कम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कंट्री होती है, देखो टैक्स इंपोज करना कितने परसेंट रहेगा, कितना परसेंट, ये सब कुछ एक कंट्री का सोवरेन राइट होता है, लेकिन इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री सफर करती है। कुछ कंट्री ऐसी है जहां पर जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो तकरीबन 30% है, कुछ कंट्री ऐसी जहां पर केवल 1% है। अब होता क्या है, जहां पर कॉर्पोरेशन 30% है, उस कंट्री की जो कंपनी होती है वो उस कंट्री में चली जाती है जहां पर टैक्स 1% है। अब उसका नुकसान क्या होता है, उसका नुकसान ये होता है कि उस कंट्री में सबसे पहले क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो प्रभावित होता है, क्योंकि उस कंट्री की कंट्री वहां से निकल जाएगी, उस कंट्री की जो कंपनीज होती है वहां से निकल जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्रीज की कमी हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में प्रॉब्लम आएगी और सरकार को टैक्स भी कम हासिल होगा। ओके, तो ये 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, इंप्लीकेशन होते हैं। अब इसी चीज को सोल्व आउट करने के लिए G7 ने इसको प्रपोज किया है, और उनका ये मानना है कि जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20, उसमें क्या नाम है, वो इसको पास करवा लेंगे, देन उसके बाद में OECD में पास करवाएंगे, फिर उसको वर्ल्ड लेवल पर WTO में इसको प्रपोज करेंगे। ओके दोस्तों, ये जो पूरा फिनोमिना होता है, इस फिनोमिना को टर्म दिया जाता है जिसका नाम है टैक्स अवॉइडेंस एंड प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, इसको देखते रहना। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो कॉर्पोरेट टैक्स डील थी इसको किसने साइन किया है, आपसे G7 के बारे में पूछ सकता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों हमारी जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है वह लिंटे होम आइलैंड। यह जो आइलैंड है बहुत चर्चा में था, क्योंकि कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि इसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। आप देखिए एक बार इसकी लोकेशन कहां पर है। दोस्तों ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप है, ये यूरोप का मैप है। ये इस यूरोप के मैप में ये जो आप कंट्री देख पा रहे हो ये है डेनमार्क, ये है डेनमार्क, और ये जो है पूरा अटलांटिक ओशन है। ये पूरा क्या है, अटलांटिक ओशन, और ये जो पूरा है ये बाल्टिक सी। ये क्या है, ये बाल्टिक सी। अब वो क्या है, ये जो डेनमार्क कंट्री है अपने कोपनहेगन हार्बर में, जो यहाँ पर लोकेटेड है, कोपनहेगन हार्बर के अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड को क्रिएट कर रही है, आर्टिफिशियल आइलैंड को क्रिएट कर रही है। वो जो आइलैंड क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उनका यह मानना है कि जो मरीन इकोलॉजी है, मरीन इकोलॉजी क्या होगी, उससे इंपैक्टेड होगी। मरीन इकोलॉजी उससे क्या होगी, उससे उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड आप देख सकते हो ये पूरा 275 हेक्टेयर में पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं डिस्कशन का। देखो अभी क्या हुआ है, आप एक बार इस मैप को देखिए।
ये जो मैप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये जो है ये है साउथ अमेरिका। ओके, ये साउथ अमेरिका। और ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ये जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, ये है सेंट्रल अमेरिका। ओके, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये है कैरिबियन सी, ये है पैसिफिक ओशन। ओके, ये पैसिफिक ओशन है। अब दोस्तों हुआ क्या है, हाल ही में जो एक कंट्री है जिसका नाम है एल सैल्वाडोर, उस कंट्री ने अपने यहां पर जो बिटकॉइन है, जो कि एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, उसको एक लीगल टेंडर के तौर पर अप्रूव कर दिया है। लीगल टेंडर में क्या होता है कि कोई भी पर्सन उस करेंसी को लेने से रेफ्यूज नहीं कर सकता। अगर वो रेफ्यूज करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो करेंसी है, रुपया है, रुपये पर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वो एक लीगल टेंडर को क्या करता है, दर्शाता है। उसी प्रकार जो एल सैल्वाडोर है, ये जो एल सैल्वाडोर है, जो यहां पर लोकेटेड है, इस कंट्री ने क्या किया है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर अप्रूव कर दिया। बिटकॉइन मैंने आपको बताया कि एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि बेस्ड होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 2009-10 में जो एक जापानी सिटीजन थे जिनका नाम था सातोशी नाकामोटो, उन्होंने इस करेंसी को डेवलप किया था एंड उन्होंने इस करेंसी की एक अपर लिमिट भी तय कर दी थी कि इस करेंसी कोई 21 लाख से ज़्यादा क्या नहीं कर सकता है, इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। ओके, अब दोस्तों बिटकॉइन जो है ये बहुत, एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन आज के समय अगर मैं आपको एक्सचेंज वैल्यू में बताऊं, एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 27 लाख इंडियन रुपीस है और डॉलर में तकरीबन 70,000 यूएस डॉलर है। तो ये बिटकॉइन की इस समय मार्केट वैल्यू चल रही है। ये बिटकॉइन है, आप देख पा रहे हो। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं डिस्कशन का। दोस्तों जब भी हम तैयारी करते हैं अपनी परीक्षाओं के लिए, हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन हमको हमारी जो तैयारी है उस तैयारी को जज भी करना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसी चीज के लिए हमारे संस्थान ने आपके लिए एक टेस्ट प्रेप ऐप को डेवलप किया है। इस ऐप में आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रिव्यू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम भी। अभी क्या हुआ है कि दोस्तों आप ये देखिए, इसमें एक बार ये एक फैमिली है, इस फैमिली ने ये एक चिल्ड्रन को लिया हुआ है, एक चाइल्ड को लिया हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, रूल ऑफ लॉ फॉरमोस्ट होता है, रूल ऑफ लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होता है कि हर एक का पूरा सिस्टम होता है जो सिस्टम फॉलो होना चाहिए। अब हुआ क्या है, ये जो मैंने लिखा है यहां पर सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी है इसका मेनली काम है जितने भी हमारी कंट्री में जो बच्चों के अडॉप्शन होते हैं उसको मॉनिटर करना और उसको फैसिलिटेट करना। जितने भी अडॉप्शन होंगे हमारी कंट्री में सब इसकी परमिशन से होंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोविड के समय में बहुत सारे लोग एनजीओ सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ये प्रचार कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या हो चुके हैं, ऑर्फन हो चुके हैं, आप उन बच्चों को क्या लीजिए, अडॉप्ट कीजिए। ओके, ये एक लीगल सिस्टम नहीं है, कोई किसी बच्चे को इस प्रकार अडॉप्ट नहीं कर सकता है। इसके अडॉप्शन के लिए जो पूरी बॉडी है उसका नाम है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। देखो अगर दोस्तों मैं इस बॉडी की बात करता हूं, ये बॉडी 1990 में इस्टेब्लिश हुई थी। उस समय ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन जून 2015 में इसको एग्जीक्यूटिव लेकिन 2016 में इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको क्या दिया गया था, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। दोस्तों ये जो पूरी बॉडी है ये जिस मंत्रालय में आती है उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मैंडेट इसका वही है कि जितने भी अडॉप्शन होते हैं, चाहे हमारी कंट्री में हो चाहे हमारी कंट्री के बाहर हो, यदि उसको इंडियन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो केवल और केवल इस बॉडी की परमिशन से ही हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अभी दोस्तों क्या हुआ है, आप एक बार इस वर्ल्ड मैप, इस मैप को देखिए।
ये जो पूरा मैप है ये भूमध्य सागर का मैप है जिसको बोलते हैं मैट एंड सी। ये जो आप कंट्री देख पा रहे हो ये है टर्की, ये है टर्की। टर्की के यहाँ पर जो ये सी लोकेटेड है इसका नाम है सी ऑफ मरमरा। क्या नाम है इसका? सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। अब इस सी ऑफ मरमरा में क्या हुआ है कि अभी सी स्नोट को देखा गया है, इनको ऑब्जर्व किया गया है। देखो सी स्नोट क्या होते हैं? सी स्नोट आप जैसे इस मैप में देख पा रहे हो, आप जैसा इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये जो सी स्नोट है बेसिकली क्या है? ये स्लज है, ये गाद है जो यहाँ पर क्या हो चुके हैं? इकट्ठा हो चुके हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है? तकरीबन कई हजार मछलियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है। इस वजह से यह चर्चा में था। आप इसको देखते रहना, आपसे पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में कि सी स्नोट जो भी फिनोमिना था इसको कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था? ये कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था? सी ऑफ मरमरा में, जो कि टर्की में लोकेटेड है। ओके, अगला टॉपिक पर मूव करते हैं। दोस्तों हमारा जो डिस्कशन का अगला टॉपिक है उसका नाम है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। हाल ही में इस इंडेक्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने इसको तैयार किया है। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली मॉनिटर करती है हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री में जो शिक्षा का स्तर है स्कूली लेवल पर, उसका स्टेटस क्या है कि कितनी लर्निंग आउटकम आ पा रही है। ओके, उसको क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करता है। और इस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो टॉप किसने किया है? पंजाब ने इसको टॉप किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। ये इसका हिंदी में वर्जन है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक है डिस्कशन का, वह एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21। देखिए इस इंडेक्स को नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस क्या किया है? इसको डेवलप किया है। बेसिकली इस जो इंडेक्स है इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स, उनमें एक कंपटीशन को डेवलप करना, ताकि वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिनको यूएन ने 2015 में अडॉप्ट किया था, 2030 से पहले उनको अचीव करना है, उनमें उनको मॉनिटर कर सके। ओके, अब देखो दोस्तों क्या हुआ है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है? जो स्टेट ऑफ केरला है, स्टेट ऑफ केरला ने टॉप किया है। वाइल स्टेट जैसे कि बिहार बहुत बिहार ने इसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। तो जो टॉपर स्टेट था वो था केरला, एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर था, जो सबसे बदतर स्टेट था, वो था बिहार। तो दोस्तों देखते रहना इसको, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो टॉपर स्टेट था वो कौन सा था, एंड जो वर्स्ट परफॉर्मर था वो भी पूछ सकता है। मैंने यहाँ पर इनके पूरे स्कोर लिख दिया है, आप इसको ऑब्जर्व देखते रहना। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में कोविड की वजह से जो हमारी अक्षय ऊर्जा होती है उसके अंदर निवेश में कमी आई है। ओके, अब दोस्तों एक चीज को ध्यान रखना, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका काम वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी सिक्योरिटी को एंश्योर कर रहा है। भारत इस संस्था का एक एसोसिएट मेंबर है, ये दिमाग में रखना, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है क्या भारत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल मेंबर है? नहीं, भारत इज नॉट द फुल मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, वाइल भारत इज अ एसोसिएट मेंबर। ओके दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि डिफेंस में तकरीबन 1/3 स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं 1/3, वो मेडिकल में आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए आप प्री मेडिकल जरूर करवाइए, ताकि अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप उसको सोल्व आउट कर सके। और उसके लिए हमारे संस्थान ने एक हेल्थ केयर सेंटर को डेवलप किया है, आप इसको इस्तेमाल जरूर कीजिए, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं।
तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।